हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक और नया चैप्टर, चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बट बिफोर दैट, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बच्चों? यदि नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में ना केवल हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं, बल्कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ आर डी शर्मा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और एट द एंड हम सैंपल पेपर्स भी जरूर करेंगे, जिससे आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो बच्चों हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। एज यूजुअल ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन आई होप आप सबको मालूम ही होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को तो बहुत अच्छे से समझते ही हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एनालाइज करते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 मार्कर भी आ सकते हैं, इनफैक्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का है, तो बहुत अच्छे से हमें करना बहुत जरूरी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी खुद से कर सकेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों चैप्टर का नाम जो है वो ही है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें पता होना तो बहुत जरूरी है। वेट वेट वेट, आई नो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। और इस साल भी तो हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का था। फिर भी एक छोटा सा रिवीजन तो बनता ही है। बच्चों लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। इनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर 1 होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। और लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 2x + 1 = 0, तो देखो यहाँ वेरिएबल के ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। एक और एग्जांपल देखो, 5/3x + 2 = 0। यहाँ पे भी तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। यदि मैंने लिखा होता है x² + 2x + 1 = 0, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होता या ये लीनियर इक्वेशन होता? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और यदि नहीं होता तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है या किस तरह की इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के ऊपर। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिए ये हमारे लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। इतना तो हमने समझ लिया। लेकिन वेट, यहाँ पे इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं पढ़ना है। यहाँ देखो x जो है वो वेरिएबल है और यहाँ इस पूरी इक्वेशन में मुझे एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना। यहाँ इस चैप्टर में हमें 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो हर एक इक्वेशन, हर एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होना जरूरी है। जनरली हम x और y को 2 वेरिएबल ले लेते हैं। x और y जनरली हम यही दोनों लेते हैं, है ना। x और y ले लेते हैं, a b भी ले सकते हो आप, s t भी ले सकते हो। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं, हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली x और y हमेशा यूज करते हैं, तो अच्छा x और y ही लगता है। ठीक, तो एक वेरिएबल हमने x लिया, दूसरा y ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ये 2x + 3y + 4 = 0। ये एक इक्वेशन हो गई। देखो लीनियर इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर हमारी 1 है। देखो 2 वेरिएबल लिए हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। एक और एग्जांपल देख लो आप, ये हो गया हमारा 4x + 9y प्लस भी नहीं लगाते, यहाँ = 0 कर देते हैं। स्टिल इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, 2 वेरिएबल है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब
आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में आपको दो इस तरह के इक्वेशन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब तीन चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। इस हेडिंग में, चैप्टर की हेडिंग ही हमें तीन चीजें बता रही है कि इस चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनमें लीनियर इक्वेशंस होंगे, हर एक लीनियर इक्वेशन के दो वेरिएबल होंगे, और ये जो लीनियर इक्वेशंस होंगे वो आपको पेयर में मिलेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छे होते हैं समझने के लिए चीजों को, है ना। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, देखो हर एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है बच्चों। तो जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चंस है। बहुत ही गंदी सी हैंडराइटिंग आ गई है, तो मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा कोशिश करती हूँ अच्छी आ जाती है, अच्छी आ जाए। अब थोड़ा थोड़ा डिसेंट है ना, थोड़ा डिसेंट। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरह से हमें लीनियर इक्वेशंस मिलने वाले हैं, उनके दो वेरिएबल्स होने वाले हैं और दो इक्वेशंस भी मिलने वाले हैं, पेयर में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, sum of two numbers is 105 and their difference is 45. Find the numbers. तो देखो यहाँ बोला है दो नंबर है, दो नंबर का सम 105 है और उनका डिफरेंस 45 है, तो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो दो नंबर्स है, हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से दो वेरिएबल्स के लिए कंडीशन दिए होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर या अदर नंबर भी लिख सकते हो आप, सेकेंड बी y। तो दो नंबर है, दो, एक को x लेट कर लिया, दूसरे को y लेट कर लिया। अब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की इक्वेशन मिलेगी। हर क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स लेट करने हैं सिचुएशन के हिसाब से। हर क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन तो दिए ही होंगे, दो लीनियर इक्वेशन तभी हमको मिल सकते हैं। तो कंडीशन 1 की सिचुएशन देखो क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर इज 105। बोला है इन दोनों का सम जो है वो 105 है। तो कंडीशन 1 में हमें बोला है जो दो नंबर x और y है इन दोनों का सम हमारा क्या है, 105 है। और दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन में हमें बोला है देयर डिफरेंस इज 45। तो कंडीशन 2 में हमें बोला है कि देयर डिफरेंस x माइनस वाई, लेट कर लेते हैं x जो है वो बिगर नंबर है, ओके। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 45। तो क्या आप देख रहे हो, आपको दो इक्वेशंस मिली, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और पेयर में है दोनों इक्वेशन। तो हर एक क्वेश्चन में बच्चों इस चैप्टर में आपको इस तरह की दो सिचुएशन मिलेंगी, दो कंडीशन मिलेंगी और आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम फर्स्ट टू मेथड ही करेंगे बच्चों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा रिड्यूस सिलेबस में है, तो वो हम नहीं करेंगे। इन मेथड्स का यूज करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले पहले देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जनरल फॉर्म जानना। उसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये एक तरीका हो गया लिखने का। अच्छा, यदि इसके अलावा आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल गया, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू C1 और नीचे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। दोनों के दोनों जो लिखने के जनरल फॉर्म है बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। बस क्वेश्चन करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि आपने ये वाला जनरल फॉर्म यूज किया एक लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए, तो दूसरे के लिए भी यही यूज करना। तीनों के तीनों टर्म्स इक्वल्स टू के लेफ्ट में ही रखेंगे। दोनों को मिक्स एंड मैच करके यूज नहीं कर देना कि एक लीनियर इक्वेशन आपने इस मेथड से लिख दिया, इस जनरल फॉर्म का यूज करके लिख दिया और दूसरा इस वाले को यूज करके लिख दिया, नहीं। फिर सी की वैल्यू देखो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। इसीलिए यदि आप ये वाला जनरल फॉर्म यूज कर रहे हो
ऊपर वाला तो आप दोनों लीनियर इक्वेशन जो है ऊपर वाले जनरल फॉर्म का यूज करके ही लिखना। ओके, छोटी छोटी बात है लेकिन इन्हीं सारी चीजों के कारण क्वेश्चंस में गड़बड़ियां हो जाती हैं, है ना। तो यदि ये सारी चीजें याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो हमें फुल मार्क्स मिलने के फुल चांसेस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये A1, B1, C1 जो आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं कोएफिशिएंट। C1 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, A1 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, B1 जो है वो y का कोएफिशिएंट है। नीचे वाली इक्वेशन में A2 जो है वो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट B2 है। C2 जो है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ओके, अब यहां से यदि आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो यहाँ देखो x प्लस y है ना, इसके सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो A1 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट A1 में दिख रहा है, तो A1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी तरह से आप देखो B1 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जा रहा है, y का कोएफिशिएंट V1 है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या 1 है, तो B1 इज इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है। और कांस्टेंट टर्म जो C है उसकी वैल्यू, C1 की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, 105। देखो नीचे वाला जनरल फॉर्म यूज किया है इस वाली इक्वेशन में, ठीक। तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग भी आपको दोनों के दोनों साइन सेम रखने हैं। ओके, साइन चेंज नहीं होना है। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले के लिए A2 इज इक्वल टू आपको 1 है, B2 इज इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ जनरल फॉर्म में ये प्लस है बच्चों, यहाँ बहुत मिस्टेक हो जाती है। यहाँ y का कोएफिशिएंट जो है वो प्लस B2 है, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो -1 है, तो B2 की वैल्यू आप माइनस के साथ 1 लिखोगे। ओके, साइन जो है वो हमें लिखना है नीचे, यदि है साइन दिया हुआ तो, ठीक, क्योंकि यहाँ जनरल फॉर्म में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। ओके, और C2 की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 45। साइन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन के रूप में ही लेके चलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म क्या है और हम कोएफिशिएंट की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए इजी बिजी से क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। लेकिन उसके पहले ये जो हमने मेथड देखा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन को निकालने का एल्जेब्रिक मेथड कहलाता है, जहाँ पे एल्जेब्रा की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। जो दो मेथड मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तो हम देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन बच्चों ग्राफिकली भी हम निकालते हैं, और जो ग्राफिकल सोल्यूशंस है ना, उनको भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे भी रिलेट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करता है। ग्राफिकल मेथड में जब सोल्यूशन निकालते हैं ना बच्चों इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, उसमें हमारी 3 कंडीशन होती है। आप सोचो, 2 लाइंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन में हमें कैसी लाइंस मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है हमेशा, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, यदि हम ग्राफिकली सॉल्व करें तो यहाँ पे क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यू आर गोइंग टू गेट 2 लाइंस, है ना, 2 लाइन मिलेगी। अब वो 2 लाइंस में हमारे पास 3 कंडीशन होती है। क्या 3 कंडीशन होती है, एक बार एक ग्राफ ले लेते हैं। आजा भाई, ये यार ये तो आ ही नहीं रहा। चल आ गया, बड़ी मुश्किल में आया लेकिन आ गया। अब ये एक मैंने ग्राफ ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपको दो जो लाइन मिलेगी ना बच्चों, उसमें कंडीशन देखो, आपको एक लाइन कुछ इस तरह से मिल गई और एक लाइन कुछ इस तरह से मिल गई। देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन, मतलब बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना बच्चों, वही इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, इसीलिए इसे यूनिक सोल्यूशन कहते हैं बच्चों। यूनिक सोल्यूशन मींस एक ही सोल्यूशन मिल रहा है हमें दो लाइन से इंटरसेक्ट होके, तो ये कहलाता है यूनिक सोल्यूशन। तो ये हमारा केस 1 हो गया बच्चों। क्या हो गया, केस 1। अब केस 2 में क्या हो सकता है, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, इन सबको हटाते हैं और केस 2 को देखते हैं। केस 2 में हमारा सिचुएशन ये हो सकता है कि दो जो लाइन है वो कुछ इस तरह से गई है। एक लाइन तो हमारी इस तरह से गई है और दूसरी लाइन जो है वो ठीक इस लाइन के पैरेलल चली गई है। तो ये आगे जाके क्या कहीं इंटरसेक्ट होंगी, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। तो ये दो लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी बच्चों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइन की सिचुएशन में देखो, एक तो नाम याद रखना है आपको, पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइंस मिल रही है हमें। और पैरेलल लाइन की सिचुएशन में क्योंकि दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन हमें नो सोल्यूशन देता है, मतलब हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इफ बोथ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर गिविंग टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, यहाँ पे आपको नो सोल्यूशन, देखो दोनों लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो कोई सोल्यूशन है क्या, नहीं है, तो नो सोल्यूशन वाले। तो ये जो हमने देखा ये हमारा केस 2 हो गया। इसको हम और डिटेल में समझेंगे बच्चों, एक एक एग्जांपल मैंने हर एक का लिया हुआ है, वो हम करेंगे तो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। बस मैं ओवरव्यू बता रही हूँ कि 3 केसेस कौन कौन से होते हैं। एक और जो थर्ड केस बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से आपको लाइंस मिल सकती है कि एक इक्वेशन की लाइन आपको कुछ इस तरह से मिली और दूसरे इक्वेशन की लाइन ठीक इसके ऊपर कोइंसाइड करती हुई मिली। लेट्स टेक अनदर कलर, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ इस तरह से ठीक इसी के ऊपर कोइंसाइड करती हुई एक और लाइन मिल गई। अब आप कुछ इस तरह से यदि लाइन मिलेगी तो आप सोचो जितने x और y की वैल्यूज है सब क्या होंगे, कॉमन होंगे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, है ना। और ये लाइंस कैसी कहलाती है, ये कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। फर्स्ट केस में हमने देखा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट जहां पे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था, एक ही सोल्यूशन। सेकेंड केस में हमें देखा कि दोनों लाइंस यदि पैरेलल चली जाए तो वी आर गोइंग टू गेट नो सोल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो नो सोल्यूशन रहेगा। और थर्ड सिचुएशन में व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, इनको कौन सी लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। इसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो देख रहे हो आप 3 सिचुएशन हो सकती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंडीशन में। एक तो एक ही सोल्यूशन मिले, यूनिक सोल्यूशन, दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। एक ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि हमें कोई सोल्यूशन ना मिले व्हेन द लाइंस आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। और एक जो थर्ड केस हमने देखा कोइंसिडेंट लाइन वाला कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, हर एक x और y की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो ये तीनों केसेस को हम और डिटेल में समझते हैं बच्चों की ग्राफिकली हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वन बाय वन करते चलते हैं तीनों केसेस को अच्छे से, जिससे कि आपको ये सिचुएशंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आप चुटकियों में उनको कर पाएंगे। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं इनको। से पहले इन सबको इरेज कर दिया जाए और फिर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वाले से। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, दो इक्वेशन में अलग अलग हम 3x की वैल्यू के लिए 3y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 माइनस y मिल जाएगी। y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेबल में ही तो हमको फिल करना रहता है ना। इस तरह से आपको एक टेबल लेना है, हाँ एक टेबल ये ले लिया और इसी तरह से हमें एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी दूसरे वाले, दूसरा जो सेकंड वाला हमारा है उसके लिए। लेट्स पेस्ट इट। तो ये ले लिया हमने दो टेबल, दोनों टेबल में दो इक्वेशन के लिए हम x की वैल्यू के लिए तीन तीन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है बच्चों, यहाँ x लिखते हैं यहाँ y लिखते हैं। अब x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करते जाते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते जाते हैं, है ना। तो व्हेन y इज इक्वल टू क्या पुट कर दे, 2 से स्टार्ट करते हैं। y को 2 यदि पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3। और फिर y इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। और y इज इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं। इजी वैल्यू मिलती जा रही है ना, इजी वैल्यू ही रखनी है हमको जनरली। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। y की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, x की वैल्यू 3 मिली थी। y की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। और y की वैल्यू जब हमने 4 पुट की तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। ठीक इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यदि आप करो तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ हम y लिखेंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x को राइट में ट्रांसपोज करते हैं और 4 को लेफ्ट में ले जाते हैं। तो इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y, है ना, ट्रांसपोज किया बस। और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब यहाँ x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते जाते हैं। तो यहाँ इधर रफ में कर लेते हैं। इन सारी चीजों को आपको रफ में करना है बच्चों, टेबल आपको दिखाना है। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो टेबल दिखाना है, बाकी रफ में आप करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो, हम इजी वैल्यू पुट करते हैं, 2 की वैल्यू पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव में y आ जाएगा, वो भी चलेगा। 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4 है, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक, x की वैल्यू अब हम 2 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 2 2 जा हो गया 4, 4 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0, राइट, माइनस है क्योंकि। और x की वैल्यू अब हम 3 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो क्या क्या वैल्यूज मिल गई लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमने 1 पुट किया था तो y की वैल्यू हमें माइनस 2 मिली है। x की वैल्यू हमने 2 पुट किया है, x की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू 0 मिल गई। और x की वैल्यू जब हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ में। पहले ऊपर वाला लाइन देखो, लाइन ग्राफ जो रहता है, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ जो बनेगा वो देख लेते हैं। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या? यहां से चलते हैं, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या? 2। x में 3 टाइम्स जाना है और y में कितने टाइम्स जाना है? 2। तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट मिला ये 3,2 मिला, x में 3 और y में 2। आपको मालूम ही होगा, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। अब नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 3 कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,3, 2,3 वाला पॉइंट। और लास्ट 1,4 है, ये रहा 1 और ये रहा 4, ये हो गया 1,4 वाला पॉइंट, 1,4। अब इसका जब आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा? इन तीनों को ज्वाइन करते हुए जाना है हमें, कुछ इस तरह से हमारा ये लाइन आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन का क्या बना लिया? ग्राफ बना लिया, लाइन ग्राफ। नेक्स्ट वाली इक्वेशन को पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे जाना है, y इज इक्वल टू -2 पे जाना है। तो ये रहा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, तो ये रहा ये पॉइंट, है ना। तो ये हो जाएगा 1, -2 वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो 2,0 है, तो x में 2 जाना है और y में चलना ही नहीं है, 0 पे रहना है। तो ये वाला पॉइंट जो है y 0 है यहाँ पे। ये जो रहता है ये आपको मालूम ही होगा, ओरिजिन 0,0 का रहता है ना। ये 2,0 वाला पॉइंट हो गया। तो इसको नीचे में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ से लाइन जाएगी 2,0 वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखो 3,2 वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? x पे 3 चलना है और y पे 2। देखो दोनों कोइंसाइड हो गए। यही हमारा जो वैल्यू आएगा ना, x और y की वैल्यू देख रहे हो कैसी लाइन मिल रही है, पहले वो देख लेते हैं। इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कैसी लाइन मिलेगी? ये ज्वाइन किया मैंने, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, तो कैसी लाइन मिल रही है? कौन सा सोल्यूशन मिल रहा है? हमें सोल्यूशन मिल रहा है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाला सोल्यूशन। और याद करो मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यदि रहे तो हमें कौन सा सोल्यूशन मिलता है? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। वी गेट जस्ट वन वैल्यू ऑफ x एंड y जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिक सोल्यूशन वाला ग्राफ बच्चों। और ये ग्राफ हम क्यों कर रहे हैं? एक तो आपको ग्राफ एग्जाम में आता है पहली बात, और दूसरी चीज इसको देखने से आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि यूनिक सोल्यूशन में जो लाइंस रहती हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाला सोल्यूशन होता है। ठीक, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, उसको भी थोड़ा सा हम देखते हुए चलते हैं। इधर तो जगह बची हुई दिख नहीं रही है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि मुझे आपको इसी पेज में क्या बताना है, जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी आपको समझाना है, तभी हम कंपेयर कर सकेंगे बच्चों की
तीनों केसेस क्या है और तीनों केसेस की सिचुएशन कैसी रहती है। तो एल्जेब्रिक जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन में यहाँ लिखती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। पीछे हमने देखा कि जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या यहाँ पे सी दूसरी तरफ है राइट में, तो हम राइट में कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू C1 कर लेते हैं और यहां से ये वाला हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। अब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हमें देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, x का कोएफिशिएंट 1, b1 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ अगेन y का कोएफिशिएंट 1 और c है हमारा C1 इज इक्वल टू 5 है। इसी तरह से a2 देखो आप, a2 हमारा 2 है, x का कोएफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे 2 है, b2 हमारा क्या है, b2 हमारा -1 है, -1, और C2 जो है वो हमारा 4 है, C2 हमारा 4 है। तो यहाँ बच्चों जब आप इनका रेशियो निकालेंगे ना तो A1 अपॉन A2 आपको क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, और B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू आपको 1/-1 मिल रहा है। दिस कैन बी रिटन एज -1/1, है ना, माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आप देख रहे हो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस रिजल्ट को आप याद रखना कि जब यूनिक सोल्यूशन रहता है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हमें मिलता है, राइट। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला केस जो है बच्चों, तो अगेन लीनियर इक्वेशंस लिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हुए हैं, इनका जो सोल्यूशन मिलेगा, ग्राफिकल सोल्यूशन, आपको दो कोइंसाइड करती हुई लाइंस मिलेगी। कैसे समझ में आया मुझे, आपको भी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। आप भी जैसे ही हमारे तीनों केसेस खत्म हुए ना, आपको इक्वेशंस को देख के ही समझ में आ जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशंस दी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, या कोइंसाइड वाली दी है, या पैरेलल कंडीशन। सिचुएशंस को आपको याद रखना है। तो पहला वाला केस हमने कर लिया, सेकंड वाले की तरफ स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले के लिए भी हमको क्या करना है, एक ग्राफ लेना है और दो टेबल ले लेना है। तो एक ग्राफ ले लेते हैं हम और दो टेबल्स ले लेते हैं, ये हमें ये तीनों चीजों की जरूरत है ना। तो इसको कर देते हैं थोड़ा शिफ्ट और थोड़ा बढ़। यहाँ पे एक टेबल हमारी फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन के लिए है और दूसरी वाली second। तो फटाफट से इक्वेशंस नोट करते हैं और क्या करते हैं, x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन तीन तीन फाइंड आउट करेंगे, 3x की वैल्यू, 3y की वैल्यू, 3x की वैल्यू, 3y। पहली वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसके वैल्यूज निकाल लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या करें, x की वैल्यू यदि निकालते हैं तो कैसे आ जाएगा हमारा, ये है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y लिख सकते हैं, ट्रांसपोज कर दिया है, और यहाँ x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y बाय 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे y की एक एक वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते जाते हैं। इजी इजी वैल्यू, ऐसी वैल्यू पुट करना है हमको बच्चों की, देखो नीचे 2 है ना, ऐसी वैल्यू पुट करना है कि सब्ट्रैक्ट करके हमें इवन नंबर मिल जाए। इवन नंबर मिल जाएगा आपको तो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होके हमें एक होल नंबर मिलेगा, है ना। होल नंबर लाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो y की वैल्यू पहले 0 यदि हमने पुट की तो ये 3 गायब, 3 गायब तो 6/2 हो जाएगा, है ना। देख रहे हो, 6 माइनस 3 इंटू 0, 3 जीरो सर 0 हो गया, अपॉन में 2 है तो 6 से को कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3। तो y की वैल्यू जब हमने 0 पुट की, यहाँ y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। अब हम y की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं, देखो 1 पुट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, विच इज अ फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन वाले नंबर को भी आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन इट इज बेटर टू हैव अ होल नंबर। तो y की जगह आप 2 पुट करो, y इज इक्वल टू यदि 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2 है,
यहाँ से भी 6 मिला, 6 माइनस 6 0/2 विच इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो सॉरी वाई की वैल्यू जब हमने 2 पुट की, एक्स की वैल्यू 0, और लास्ट केस में आप वाई की वैल्यू को -2 पुट कर लो, है ना, ज्यादा बड़ा चला जाएगा नहीं तो। यहाँ पे -2 यदि किया हमने, हाँ नहीं लिखना था, 6 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन में 2। अब यहाँ पे आप -2 की जगह आगे जाके हम क्या पुट कर सकते थे, 2 है ना, 4 भी पुट कर सकते थे, 4 3 12 होता माइनस में, लेकिन आपको वाई एक्स की वैल्यू माइनस में मिली। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ही आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये ले लिया है। तो यहाँ पे आपका 6 माइनस माइनस हो गया प्लस 6/2, यहाँ हो गया 12/2, दिस इज इक्वल टू 6। लिख लेते हैं, जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमें मिली। जब हमने y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू हमें 0 मिली। और जब हमने y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया है, -2, y की वैल्यू -2 पुट किया है, x की वैल्यू हमें 6। ठीक। अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखो, नेक्स्ट वाले इक्वेशन को आप यदि ध्यान से देखो, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 है। अब इसको थोड़ा सा यदि हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 यदि हमने कॉमन निकाल लिया बच्चों, तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ बचेगा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये 2 और ये 12 कैंसिल होके 6 आ जाएगा ना, 2 6 12 कैंसिल कर। यहाँ पे हमारा सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दिस इज सेम एज द फर्स्ट वन, है ना, पहली इक्वेशन जैसी है। इसीलिए जो आपको ये वैल्यूज मिली है ना, आप सॉल्व करके देख लेना, जो आपको ये वैल्यूज मिली है इस ग्राफ के लिए, नेक्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन के लिए भी आपको सेम पॉइंट्स मिले। 3 आप पुट करोगे तो 0 y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 मिलेगी, और y की वैल्यू, और x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। आप एक बार पुट करके देख लेना। तो देख रहे हो, जब वो हमारे पॉइंट सेम है तो ऑब्वियसली लाइन जो होगी वो ओवरलैप होगी एक के ऊपर एक, है ना, तो हमें क्या मिलेगी, कोइंसाइड करती हुई लाइंस मिलेगी। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना रहता है, इन पॉइंट्स को क्या करना रहता है, प्लॉट कर देना रहता है। x में 3 चला तो y में 0, तो ये वाला पॉइंट होगा, है ना, x में 3 y में 0, तो 3,0। देन x में 0 y में 2, x में 0 चलना ही नहीं है, x में 0 और y में चलना है, y में 2 चलना है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 0,2 वाला। यहाँ नहीं लिखती हूँ क्योंकि लाइन शायद यहीं से जाएगी, थोड़ा सा आगे पीछे लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 0,2 वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 6, x में 6 जाना है, y में -2 जाना है। x ये रहा 6, और y में हमें कहा जाना है, -2 जाना है, -2 ये रहा। ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा वाला, 6,-2, 6,-2। इस तरह से आपको जब ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्यूशन करोगे ना, तो ये प्लॉट करके नंबर्स लिखना जरूरी है, ठीक, कोऑर्डिनेट्स लिखना जरूरी है। अब हम बना देते हैं ग्राफ। ये रहा हमारा एक लाइन ग्राफ फर्स्ट वाले के लिए, और कोशिश करना कि दूसरा कलर आप यूज कर सको। तो दूसरा कलर ये रहा हमारा, दूसरा वैसे तो यूज करने देते नहीं है आपको, तो एक ही यूज करना पड़ेगा। एक के ऊपर एक कोइंसाइड करके आप बता दोगे, एक को लंबा कर देना, एक को छोटा कर देना, ठीक, यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन क्या मिल रही है हमें, कोइंसाइड करती हुई, राइट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमें डिस्कस करना बाकी है, ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया, साथ ही साथ हमको एल्जेब्रिक मेथड भी देखते हुए चलना है ना। लिख लेते हैं, हमारा जो सिचुएशन है 2x, दोनों इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 सेकेंड इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म लिख लेना आप, मुझे याद है तो आपको भी याद हो ही जाएगा, 2 बार आप करोगे आपको भी याद जाएगा। a1 की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है, b1 की वैल्यू 3 आ रही है, c1 की वैल्यू हमारी 6 आ रही है। ये अच्छे से C1 की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, A2 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 4 आ रही है, B2 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 6 है, और C2 की वैल्यू हमारी 12। ठीक, अब यहाँ से देखो A1 अपॉन A2 यदि निकाला तो 2/4 विल बी इक्वल टू 1/2, राइट। दूसरा देखो B1 अपॉन B2, दूसरा रेशियो निकालते, ये हो गया 3/6, अगेन यू आर गोइंग टू गेट 1/2।
फिर लास्ट वाला C1/C2। देखो इसके पहले जो यूनिक सोल्यूशन किया था ना, उसमें हमें थर्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, है ना, याद है आपको ये यूनिक सोल्यूशन का जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, हम C1/C2 हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता है, तो हम थर्ड वाले रेशियो में जाते ही नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हो आप, A1/A2 जो आया है, B1/B2 भी आया है। अब आप आगे देखोगे तो C1/C2 की वैल्यू भी यू आर गोइंग टू गेट द सेम 1/2 ही आएगी। ये है हमारा 6/10, कैंसिल आउट करोगे तो आपको यहाँ पे भी 1/2। तो मीनिंग जो याद रखने वाला है कंडीशन, वो ये है कि जब हमारी कोइंसाइड वाली लाइन होती है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है, और यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बच्चों बहुत ध्यान से ये चीज याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। या फिर आपको बोल देंगे कि कोइंसाइड कर रही है लाइन, उस सिचुएशन की का रेशियो लिखो और सॉल्व करो क्वेश्चन को, या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, या फिर थर्ड वाला जो कंडीशन है जो हम देखने जा रहे हैं, पैरेलल लाइन की कंडीशन, वो भी देख लेते हैं। लास्ट बचा हुआ है हमारा थर्ड जो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन लिया हुआ है हमने, इसमें हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन की कंडीशन है बच्चों, दो पैरेलल लाइंस। देख लेते हैं कैसे मिलेगी, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्राफ ले लेना है, एक ग्राफ ले लेते हैं और दो टेबल्स, और हाँ, वहां से ग्राफ को कर देते हैं शिफ्ट नीचे। चलो अब करते हैं फटाफट से हमारा सोल्यूशन। x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 - 2y। चलो निकाल लेते हैं x की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा ना। तो y पहले 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 माइनस ये 0 हो गया, 2 इंटू 0 0, तो 4 - 0 विल बी इक्वल टू 4। y की वैल्यू अब 1 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 4 माइनस 2 1 2 टू 2। x की वैल्यू अब y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, यहाँ 2 पुट कर दिया, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 है, 4 माइनस 2 टू 4 हुआ, दिस इज टू 0। तो x की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यूज 3 मिल चुकी है। मैं बच्चों आप हमेशा 3 3 वैल्यूज तो निकालना ही, क्योंकि दो वैल्यूज यदि हम निकाल के छोड़ देते हैं तो कई बारी गलत होने के चांसेस रह जाते हैं। हो सकता है जो हमारा वैल्यू आया x की वैल्यू के लिए, जो y की वैल्यू आई, या y की वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू निकाले, तो गलत निकाल लिए, सोल्यूशन हमने गलत कर लिया। लेकिन जब आप 3 पॉइंट्स निकालते हो ना, तो तीनों को ज्वाइन होना ही जरूरी है ना। तो तीनों को ज्वाइन करते वक्त आपको यदि बीच वाला पॉइंट आगे पीछे हो रहा है या लास्ट वाला पॉइंट आगे पीछे हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं, वो गलत निकाले हैं, ठीक। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट आप 3 पॉइंट्स तो निकालो, 3x की वैल्यू के लिए 3y की वैल्यू, ओके। तो देखो हमने क्या क्या वैल्यू ली थी, y की वैल्यू 0 ली थी, तो x हमें 4 मिला था, y की वैल्यू 1 ली, देन y की वैल्यू 2 ली, x हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू हमें 2 मिली थी, और y की वैल्यू हमने 2 ली थी, तो x की वैल्यू 0 मिली थी। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -2y। यहाँ अगेन वही करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 0, है ना, 0 इंटू 2 विल बी 0, तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई। y इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। और y इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, 1 पुट किया, 2 पुट कर लेते हैं, तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, माइनस भी चलेगा, है ना। y इज इक्वल टू हमने 2 पुट किया, x की y इज इक्वल टू पुट किया, x की वैल्यू हमें 2 माइनस 2 इंटू 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू +2। लिख लेते हैं, ये हमारा x और ये हमारा y। x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने 0 पुट की है, देन 1 पुट की है, और देन 2 पुट की। x की वैल्यू हमें क्या मिली है, फर्स्ट कंडीशन में 2 मिली है, सेकंड कंडीशन में 0 मिली है, और थर्ड कंडीशन में हमें x की वैल्यू -2 मिली। अब इनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो पहले पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं।
फर्स्ट वाली सिचुएशन के लिए 4,0 एक्स में 4 जाना है और वाई में 0, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा 4,0। हाँ, ठीक। और नेक्स्ट है 2,1, तो एक्स में 2 और वाई में 1, तो ये है हमारा 2,1। और लास्ट है 0,2, तो एक्स में हमें 0 चलना है लेकिन वाई में हमें 2 चलना है। ये रहा हमारा 2,2 वाला सिचुएशन। तो ये इसकी लाइन कैसी आ रही है, देख रहे हो, यही मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ा डार्क कलर लेने से ज्यादा अच्छा। आते हैं रेड कलर। तो ये मैं बोल रही हूँ कि 3 पॉइंट्स लिए ना, तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल सही बना हुआ है ना। ये इधर उधर से ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला लाइन ग्राफ। हाँ, अब सेकेंड वाले के लिए प्लॉट कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। 2,0, तो 2,0 एक्स में 2 जाना है और वाई में 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। थोड़ा इधर से लिखते हैं ना, ये है 2,0। और दूसरा एक्स में 0 वाई में 1, एक्स में 0 वाई में 1, देख रहे हो ना, पैरेलल लाइन आएंगी, इसलिए थोड़ा संभल संभल के हमें लिखना जरूरी है। यहाँ लिख लेते हैं 0 और लास्ट -2 और 2, एक्स में -2 मतलब यहाँ, और +2 वाई में, ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये हो गया हमारा -2 और 2, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, -2 और 2। ये तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे सेकंड वाले ग्राफ के लिए। तो इसके लिए भी अलग कलर चूज कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों दिख रहा है, आज देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको, पॉइंट्स देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या मिल रहा है हमें पैरेलल लाइंस में। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला लाइन का। तो इस तरह से बच्चों आपको दो पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी यदि आपने पैरेलल लाइन वाला ग्राफ किया। अच्छा, ये तो ग्राफ का हो गया। मेन बात जो अगेन मैंने बोला कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी हमें याद रखना है। पैरेलल लाइंस तो हमें मिल गई, जब पैरेलल लाइंस रहेगी तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा वो देखना है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से a1 की वैल्यू देखो, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू हमारी 4 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो, a2 की वैल्यू हमारी 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, तो मतलब b2 हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। और c2 हमें क्या मिलने वाला है, c2 का 2 है, तो ये हमारा 2 आ गया। अब देखो, आप a1 अपॉन a2 जो आ रहा है वो 1/1 आ रहा है, तो 1/1 लिख दिया। b1 अपॉन b2 जो आ रहा है वो हमें 2/2 दिख रहा है, तो ये कैंसिल आउट होके दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1/1। ठीक सेम रेशियो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b। लेकिन अब c1 अपॉन c2 की कंडीशन देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2/1 मिल रहा है। तो आप देखो क्या कंक्लूड करोगे आप, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट is not equal to C1 upon C2, 1 upon C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, आपको तीनों केसेस में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। यदि आपको पूछा जाए कि पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में रेशियोज कैसे बनेंगे, तो यहाँ पैरेलल कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। और इसके पहले हमें क्या मिला था, जब कोइन साइड वाली लाइन थी, तो बहुत इजी है याद रखना। फर्स्ट टू तो याद रखना बहुत इजी है। यूनिक में हमारा पहला वाला ही नॉट इक्वल आ जाता है, कोइन साइड वाले में तीनों के तीनों इक्वल आते हैं क्योंकि भैया इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस है। और थर्ड वाले को याद रखना आपकी पहला वाला इक्वल आता है, लेकिन बट सेकेंड वाला जो रेशियो है वो, थर्ड वाला जो रेशियो है वो फर्स्ट टू रेशियो से इक्वल नहीं होते। अब इन सारी चीजों को बच्चों एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। पहली कंडीशन में बच्चों हमने फर्स्ट केस जो देखा था,
वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दो लाइन जो दे रही थी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, है ना, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो हमने बोला था कि जहां दो लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हमें कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, राइट। तो इस कंडीशन में या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन दिया हो, आपको जो रेशियोज लेने हैं वो कैसे लेने हैं? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उसको याद रखना है। इसी के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। सेकंड जो केस देखा था हमने, कोइंसाइड वाली लाइंस मिली थी हमें, दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही थी, और हमने बोला था कि क्योंकि दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो जहां भी आपको क्वेश्चन में दिया रहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है, तो आप रेशियोज क्या लेंगे? तीनों को इक्वल ले लेंगे। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, राइट। जो थर्ड केस हमने देखा था वहां पे दोनों लाइंस जो थी वो पैरेलल लाइंस थी, और इनको जितना भी आप एक्सटेंड कर लो दे विल नेवर मीट विथ ईच अदर, है ना। तो हमें कोई सोल्यूशन मिलना ही नहीं है, तो नो सोल्यूशन। तो जहां आपको केस में नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइन की सिचुएशन दी है, तो आपको क्या लेना है? फर्स्ट दो रेशियोज इक्वल लेने हैं, लेकिन थर्ड रेशियो नॉट इक्वल लेना है। अब एक और चीज याद रखनी है बच्चों, ये दोनों मिला के मतलब हमारा जो यूनिक सोल्यूशन है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला, इन दोनों को मिला के एक और इसको नाम दिया जाता है, इनको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, और सिर्फ देखो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। थर्ड वाले में तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसको याद रखना है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला है ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले को हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो याद रखना, दोनों जिनमें हमें क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन मिल रहा है, उनको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें हमें सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है उसे हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, और सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले को हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? स्लाइड का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equation 3x plus 4y is equal to 5 and 6x plus 8y is equal to 7। तो देखो, हमें दो इक्वेशन दे दी है, दोनों इक्वेशन में से हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। और रेशियो में याद रहना चाहिए, हमने यहाँ देखो 3/6, a1/a2 हमारा क्या आ रहा है? a1/a2 इज इक्वल टू 3/6, इसको रिड्यूस किया तो 1/2 मिल जाएगा। सेकेंड b1/b2 हमारा कितना आ रहा है? देखो b1/b2 हमें इस तरह से रेशियो निकालनी है। b1/b2 4/8 आ रहा है, तो अगेन रिड्यूस होके 1/2 हो जाएगा। और थर्ड वाला जो c1/c2 है, ये हमें क्या मिल रहा है? देखो 5/7, तो यहाँ 5/7। तो देखो हमें रेशियोज में देख के समझ में आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सा कंडीशन था ये वाला? जो हमारा थर्ड कंडीशन था, लास्ट केस जो था वहां पे हमने देखा था, वो किसकी कंडीशन थी? पैरेलल लाइन की सिचुएशन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो होता ही नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। अच्छा, जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा ना, तो you'll गेट वन सोल्यूशन ओनली, है ना, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो वो भी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाला कंडीशन हो सकता है ना। लेकिन इस कंडीशन में हमारा क्या है? हम रेशियो देख के ही समझ जाएंगे कि ये तो भाई पैरेलल लाइन की सिचुएशन है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। देखो बहुत इजी है, ये रेशियोज याद रहेंगे तो क्वेश्चंस आपके फटाफट हो जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा घुमा दिया है इस क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो लाइंस दी हुए है ना। दो लाइंस जो है यदि आप इनको एक्सटेंड करो तो ये लाइन इसको एक्सटेंड किया
और इसको भी यदि एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो इस ग्राफ का अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट का सोल्यूशन मिलेगा। अब ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला दिया है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, तो यस हम मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कंसिस्टेंट तो है ही। अभी हमने पीछे देखा यूनिक सोल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है क्योंकि देखो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, मतलब यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये वाला तो मुझे करेक्ट दिख रहा है। आगे और पढ़ लेते हैं, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नहीं ये तो कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, है ना। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती तो हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला लगाते। इनकंसिस्टेंट तो है ही नहीं भाई, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट दिख रहा है, होने ही वाला है, आगे एक्सटेंड करेंगे लाइंस तो इनकंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। और लास्ट वाला इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन। ये जो डी ऑप्शन दिया है ना, ये कई बच्चों को कंफ्यूज कर देता है बच्चों, लेकिन ये गलत है बच्चों, इनकंसिस्टेंट है ही नहीं ये। क्यों? क्योंकि जो दो लाइन हमें दी हुई हैं ये हमें मालूम है दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो ये पैरेलल तो है नहीं। इनकंसिस्टेंट की सिचुएशन हमारे पास कब आती है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में हमारा सोल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ हमें मालूम है कि बोथ लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो डी के को लेकर बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डी हो ही नहीं सकता। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बहुत इजी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ होगा यहाँ पे बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो देखो हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे दी है नीचे और हमें पूछा है, हमें बोला है कि ये दोनों जो इक्वेशंस है इसमें हमें नो सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक। नो सोल्यूशन की कंडीशन दी हुई है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आपको याद होना चाहिए नो सोल्यूशन की कंडीशन में हमें हमारे रेशियोज कैसे होते हैं, सिंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की कंडीशन दी हुई है क्योंकि हमारी, तो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2 होता है, राइट। इस कंडीशन को हमें यूज करना है। अब इक्वेशंस क्या है वो नोट कर लेते हैं। देखो 3k प्लस 1, ये जो है ये x का कोएफिशिएंट है, मतलब A1 हमारा क्या है 3k प्लस 1। इसी तरह से देखो 3y है तो y का कोएफिशिएंट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, के स्क्वायर प्लस 1, ये x का कोएफिशिएंट है, प्लस के माइनस 2 y का कोएफिशिएंट है और माइनस 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे A1 हमारा क्या है 3k प्लस 1, B1 क्या है 3 और C1 क्या है माइनस 2, राइट। इसी तरह से A2 क्या है के स्क्वायर प्लस 1, B2 क्या है हमारा के माइनस 2 और C2 क्या है हमारा -5। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को यूज करना है बच्चों। नो सोल्यूशन में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A1, सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, चलो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये A2 2 अब समझ में आ रहा है ना। A1 की वैल्यू है हमारी 3k प्लस 1, अपॉन में A2 की वैल्यू है हमारी k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू B1 हमारा क्या है 3 है, 3 अपॉन B2 हमारा k माइनस 2 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 2 है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में रखना है ना, दोनों में से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, तो 3k के साथ एक बार k माइनस 2 को मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 के साथ k माइनस 2 को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो
3k² है ना, माइनस 3 to the 6k प्लस k1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3k² प्लस 3। यहाँ देखो दोनों तरफ k² का टर्म हमें मिला है तो कैंसिल आउट हो जाना है, इसको ट्रांसपोज करके लाओगे तो माइनस होगा, है ना, तो यही कैंसिल कर दिया हमने। अब रेस्ट जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। माइनस के प्लस के हो जाएगा क्या, -5k, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 2 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, -5k इज इक्वल टू 5। यहां से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू 5/5, या माइनस का साइन है ये भूलना मत, कैंसिल आउट हुआ तो 1, तो k की वैल्यू हमें -1 मिल गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो है बहुत इजी, सिर्फ और सिर्फ हमें नो सोल्यूशन की कंडीशंस को याद रखना है। मतलब यहाँ तो नो सोल्यूशन दिए बच्चों, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन भी दे सकते हैं या हमें जो हमें कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में आपको रेशियोज कैसे बिहेव करते हैं आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। Two lines are given to be parallel. The equation of one of these line is 5x minus 3y is equal to 2. The equation of the second line can be. तो देखो यहाँ पे हमें बोला है कि दो लाइन है, दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल, तो यहाँ हमें पैरेलल की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। पैरेलल की कंडीशन में रेशियोज कैसे होते हैं बच्चों, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2 और साथ ही साथ हमें क्या दे दिया है, एक इक्वेशन तो दे दी है। फर्स्ट इक्वेशन हमें 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 दी हुई है। हमें क्या देखना है बच्चों, हमें दूसरा जो इक्वेशन बनेगा, यहाँ हमें इक्वेशंस दिए, लाइन की इक्वेशन कौन सी करेक्ट है हमें चूज करना है। तो हमें देखना है कि भाई इन दोनों फर्स्ट टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई, कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तभी हमारा जो फर्स्ट टू रेशियो है वो इक्वल आता है, थर्ड से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो तो मुझे एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी उसमें भी एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए। ए वाला तो हो नहीं सकता भाई, दोनों नेगेटिव है, बी वाला भी नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव है, सी वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का मल्टीपल 9 है ही नहीं, है ना। बचा क्या, डी बचा, यही करेक्ट ऑप्शन होना है। आप देख लो चेक करके, आप देखो 5/-15 करेंगे, 5/-15, यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, 15 यहाँ लिख दिया, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/3 मिल जाएगा। और दूसरा जो है -3, देखो B1 जो है वो -3 है, माइनस को भूलना मत, -3 अपॉन यहाँ 9 है तो अपॉन 9 किया, यहाँ से भी आपको देखो -1/3 मिल रहा है। C1/C2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, देखो C1 2 है और C2 हमारा 5 है, तो 2/5, तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों रेशियो इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। बहुत ज्यादा कचरा हो गया, हटा देते हैं। तो यदि आपको रेशियोज याद है, जितने भी हमें 3 केसेस है ना, 3 केसेस में आपको कंडीशन के साथ रेशियोज याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, फिर तो ये सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में निपटा देंगे। लास्ट वाला देखो, लास्ट तो नहीं है ये, अभी और है हमें करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 is equal to 0 and -3x is equal to 6y - 1 has unique solution, exactly two solution, infinitely many solution, no solution। सबसे पहली चीज बच्चों आपको देखना है कि जो जनरल फॉर्म में दोनों इक्वेशन जो दी हुई हैं वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं। अब यहाँ देखो ये वाला जो दिया है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया है, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में पहले बना लेंगे। एक इक्वेशन हमें दी है x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को यदि हमने जनरल फॉर्म में लाया तो -3x, इसको ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा -6y, और 1 को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं क्योंकि पहली वाली इक्वेशन हमें किस फॉर्म में दी है, a1x + b1y + c1 इसमें लेफ्ट में है, तो हमें दूसरी वाली को भी वैसे ही बनाना है, अदरवाइज साइन का गड़बड़ हो जाता है बच्चों। ये वाला जो है ये -1 था, यहाँ के +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ 1/-3, तो -1/c कर देते हैं, माइनस को ऊपर लिख दिया मैंने। दूसरा वाला रेशियो क्या बन रहा है, ये a1/a2 बना है,
b1 अपॉन b2 क्या बना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -6 है, तो 2 अपॉन -6 अगेन ये हमें क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन 3 मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो है वो हमें C1 अपॉन C2 जो है ये क्या मिल रहा है, 5 अपॉन 1 मिल रहा है। तो अगेन ये हमें पैरेलल लाइंस की कंडीशन दे दी है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में देखो, यहाँ पे देखो कहीं पे भी पैरेलल लाइन नहीं दिया है, इसीलिए मैंने बोला था उस टेबल में हमें दोनों चीजें याद रखनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी और जो हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी। यहाँ हमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में ये ऑप्शंस दे दिए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पैरेलल लाइन में भैया कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है, लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो वी आर गोइंग टू गेट नो सोल्यूशन आउट ऑफ इट। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चीजें हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो क्वेश्चंस को यदि घुमा के भी दे दिया जाता है ना बच्चों, तो उसमें भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसी तरह से कंसिस्टेंट दे के भी हम हमको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना, और इनकंसिस्टेंट दे देते हैं, इनकंसिस्टेंट में एक ही कंडीशन है तो वो दे देते हैं, डिपेंडेंट दे देते हैं। तो आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं ना, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहती है। तो उसके लिए दो मेथड हमें दिए हुए हैं एल्जेब्रिकली। पहला है सब्सटीट्यूशन मेथड, बहुत इजी मेथड है बच्चों। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको इजीली बन जाएगा। क्या दिया हुआ है देखो, 2x प्लस वाई, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा येलो येलो ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और सेकेंड इक्वेशन दी है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। हमें क्या करना रहता है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और सेकेंड वाली इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 में से बच्चों हम या फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। x की वैल्यू यदि मैंने निकाला तो 4, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, है ना, ये भी तो है ना। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है। यहाँ 4x को छोड़ा, यहाँ y को ट्रांसपोज किया तो 17, y हमारा प्लस y हो गया। अब x इज इक्वल टू 17 प्लस y अपॉन 4, ये मिल गई हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको हमें पुट कर देना है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। एक बात याद रखना बच्चों, यदि आपने सेकेंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो उसको फर्स्ट में पुट करना। यदि मैंने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली होती तो सेकेंड में, ऐसा नहीं करना है कि जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली उसी में पुट कर दिया, कभी आंसर आएगा ही नहीं, है ना, जीरो आता रहेगा, दोनों इक्वेट करोगे तो जीरो आता रहेगा। तो हमने सेकेंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली और इसे अब किस में पुट करने वाले हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा देखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है हमारी इक्वेशन, x की जगह पुट कर देते हैं ये पूरा। तो 2x की जगह हमने पुट किया 17 प्लस वाई, अपॉन में हमारा 4 है, प्लस y इज इक्वल टू 13। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल, 2 टू जा 4, है ना। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ लिखते हैं, ये लाइन खींच लेते हैं और यहाँ लिखते हैं हमारे पास बचा 17 प्लस वाई, अपॉन में 2 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है। एलसीएम लेना है अब अपन को, तो एलसीएम लिया तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो यहाँ एज इट इज रहेगा 17 प्लस वाई, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 बनाना है तो ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 13। यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वहां ले जाके, तो यहाँ हो गया 17 प्लस 2y प्लस 1y हो गया 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 2 हो गया हमारा 26। ठीक, यहाँ से 3y को छोड़ा हमने लेफ्ट में और राइट में लेके आ गए 17 को, 26 माइनस 17, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 17 कितना होता है, 9 होता है। y इज इक्वल टू 9 बाय 3, यहाँ से कैंसिल आउट करो तो y की वैल्यू लो मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई हमें 3। ठीक, ये मिल गई हमें y की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू मिली है ये हम इस x की इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो इक्वेशन हमें क्या मिली थी, लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। हमें मिला था x इज इक्वल टू 17 प्लस y, अपॉन में हमारा 4 था। y की वैल्यू पुट करेंगे तो 17 प्लस y की वैल्यू हमें 3 आई है, 3 अपॉन में 4, तो ये मिल गया हमें देखो 20 अपॉन 4, ये कैंसिल होके 5 आ गया।
x की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो देखो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई x और y की। वेट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो भाई x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे छोटा सा स्लाइड आपने छोड़ा, ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए थोड़ा सा यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दोगे, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स आपके यहाँ पे कट हो जाएंगे। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों कहते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला और फर्स्ट में यहाँ पे x की जगह से सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, एक इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, y की वैल्यू निकालते तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की जगह पुट करते, राइट, रेस्ट विल बी सेम, बाकी सारी चीजें सेम होती। अच्छा, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे ले लो, एक बहुत ही इजी बिजी सा होमवर्क क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, यू हैव टू फाइंड आउट। फाइंड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके, आई विल चेक इट देयर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये हमारा सेकंड मेथड है। यहाँ पे भी हम सेम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं। सॉल्व करना मींस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ p और q है तो p और q की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और हमें दो इक्वेशंस दे दिए हैं। बच्चों ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो इक्वेशंस दिए हैं तो क्या दिए, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 30, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारी 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2 है, सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या करना रहता है बच्चों, इस मेथड में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम इक्वल करना रहता है। तो यहाँ पे हम p के कोएफिशिएंट को यदि इक्वल करते हैं तो ऊपर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप, और फर्स्ट वाले p के कोएफिशिएंट से सेकंड वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या होगा, p का कोएफिशिएंट दोनों जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए तो इस मेथड का नाम बच्चों एलिमिनेशन मेथड है। हम सिर्फ p के कोएफिशिएंट को सेम करें जरूरी नहीं है, हम q के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो q गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें पहले p की वैल्यू मिलेगी, फिर हमें q की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम p के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, यदि q के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है ना तो ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना पड़ेगा। सेम वही चीज हम जो p के साथ करने वाले हैं आप q के साथ भी कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, है ना, 2 को सेकेंड इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड सब्ट्रैक्ट, उसके बाद हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। वही क्यू का केस यदि हमने लिया होता तो हमको दोनों को ऐड करना होता है। अभी मैं बताऊंगी क्यों ऐसा होता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को यदि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2p प्लस 3q, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ठीक, सारे तीनों टर्म्स को। और यहाँ पे भी, यहाँ सेकेंड वाली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, और इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट वाली लाइन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 2 हो गया 10p प्लस 15q इज इक्वल टू, ये हो गया 65, 13 5 65, है ना। और अगेन यहाँ पे भी 10p माइनस है तो माइनस का साइन, 4 2 8q इज इक्वल टू 2 2 4, लेकिन माइनस का 4, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, इसको ध्यान रखना। और क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज करने पड़ते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों, तभी तो +10
पी माइनस 10p होगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ सारे साइन यदि चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये 10p माइनस 10p गया काम से, और हमारे पास जो बचे हुए हैं वो क्या क्या है, ये प्लस 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 हो जाएगा, तो 8 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 13 23 हो जाएगा। ये हमारा 23q इज इक्वल टू, ये भी हमारा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 69। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल चुका है 23q इज इक्वल टू 69, Q इज इक्वल टू 69 अपॉन 23। ये क्या है, देखो कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स जा रहा है ना। 23 3 से 69 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हमें क्या मिल गई, देखो प्यारा सा हमें Q की वैल्यू 3 मिल गई। अब Q की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम नेक्स्ट क्या निकाल लेते हैं, हमारा जो P की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ एक और लाइन खींचते हैं, है ना। तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ Q की वैल्यू जो है ना उसको इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, हमें P की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं, 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। Q की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 2P प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2P इज इक्वल टू 13, इसको ट्रांसपोज करके 3 3 से 9 आएगा ना, 9 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हमने। 2P इज इक्वल टू 9 को 13 से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, है ना। और P इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हुआ, तो P की वैल्यू हमें क्या मिल गई, P इज इक्वल टू क्या मिल गया, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन मींस व्हाट, हमें Q और P की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मिल गई हमें दोनों की वैल्यू। देखो कितना अच्छा सा आंसर आया, है ना। तो ये होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया और दूसरे की वैल्यू निकाली, और फिर दूसरी वैल्यू के हेल्प से हमने फर्स्ट वाले की भी वैल्यू निकाल ली। ओके, आई होप आपको दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलो, यदि समझ में आ गया तो एक एलिमिनेशन मेथड के लिए भी होमवर्क बनता है। ये जो क्वेश्चन है ये आप, हमने इसके पहली वाली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड्स में इसके इक्वेशंस बना लिए थे, तो आपके पास इक्वेशंस है, आप इसको, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करके देखना, बहुत ही इजीली आपका सॉल्व होने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों लिया है ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जनरली देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देके बच्चे डर जाते हैं ना, अभी आप देखना ये क्वेश्चन कितना इजी है, तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को आप एक बार रीड करके तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, एसएल वर्ल्ड इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क्स दैट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ थ्रिलिंग राइड्स, water attractions, and entertainment options for visitors of all ages. The park is known for its iconic Water Kingdom section, making it popular destination for family outings and fun-filled adventure. The ticket charges for the park are rupees 150 per child and rupees 250 per adults. Blah blah blah. इतना सारा जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ये आपके लिए किसी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा, कौन सा वाला, द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर रुपीज 150 पर चाइल्ड एंड रुपीज 250 पर अडल्ट। यही हमारा काम की, यही बस हमारे काम की लाइन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो होंगे, मतलब ऐसा डेटा दिया होगा जिससे हमें दो वेरिएबल्स मिल सके। तो एक जो वेरिएबल होगा वो हमारा क्या होगा, टिकट चार्जेस पर चाइल्ड, टिकट चार्जेस पर चाइल्ड, और दूसरा वेरिएबल जो होगा टिकट चार्जेस पर अडल्ट होगा, है ना। इस तरह से हम एक को एक्स लेट करते हैं और दूसरे को वाई लेट करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना रहता है ना। फिर क्या दिया है, यहाँ पर बोला है कि एसएल वर्ल्ड एक अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। यहाँ पे टिकट के जो चार्जेस है बच्चों के लिए रुपीज 150 है, और अडल्ट के लिए टिकट के चार्जेस कितने हैं, 250 है। On a day, the cashier of the park found that 300 tickets were sold
एंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 55,000 वॉज कलेक्टेड। अब एक दिन की सिचुएशन याद दी है कि कैशियर ने देखा कि टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए, 300 टिकट सोल्ड हुए, और टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ वो कितना, 55,000 कलेक्ट हुआ उस पार्क में। तो बेस्ड ऑन दीज सिचुएशन, बेस्ड ऑन दीज डेटा, हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हमें क्या करने बोला है, आंसर करने को बोला है। तो चलो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या दिया है देखो, if the number of children visited be x and the number of adults visited be y, then write the given situation algebraically। हमें बोला है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन यदि x है और नंबर ऑफ अडल्ट यदि y है, तो ऊपर जो सिचुएशन दिए है उसको एल्जेब्रिकली आप कैसे लिख सकते हो। तो देखो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब वी आर गोइंग टू गेट टू इक्वेशंस, पहली बात। तो यहाँ जो ये स्टेटमेंट दिख रहा है ना बच्चों, एक दिन में टोटल टिकट कितने सोल्ड हुए, 300, और टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ वो 55,000। इसी से हमें दो इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी, सबसे पहले हमें लेट करने को बोला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक्स लेट करने को बोला है, तो एक्स ले लिया, और नंबर ऑफ ये हमारे क्या है, वाई दिया है, तो नंबर ऑफ अडल्ट हमने वाई ले लिया। अब आगे देखो, एक बात बताओ, यदि एक दिन में 300 टिकट सोल्ड हुए, इट मींस टोटल लोग जो आएंगे, टोटल विजिटर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 300 ही तो होंगे, है ना, तभी तो उतने टिकट सोल्ड हुए। तो यदि हमारे एक्स चिल्ड्रन आए उस पर्टिकुलर दिन में और वाई अडल्ट आए, तो टोटल मिला के कितने लोग आए, 300 लोग आए। तो ये मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमें मिल चुकी है। सेकंड के लिए हम किसका यूज करेंगे, ये जो हमें कैश अमाउंट दिया है इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ ऊपर हमें पर चाइल्ड 150 रुपीज और पर अडल्ट 250 रुपीज भी तो दिया हुआ है। तो अब एक बात सोचो, एक बच्चे के लिए यदि 150 रुपीज दिया जा रहा है, तो दो बच्चे के लिए कितना दिया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, है ना, तो 300 दिया जाना चाहिए। इसी तरह से एक्स चिल्ड्रन के लिए उस पर्टिकुलर दिन में कितना पैसा दिया गया होगा, 150 इंटू एक्स दिया होगा कि नहीं, 150 इंटू एक बच्चे के लिए 150 दिया, तो एक्स बच्चे के लिए 150 इंटू एक्स होता है। ठीक इसी तरह से अडल्ट का केस भी आ जाएगा। एक अडल्ट के लिए 250 रुपीज दिया, तो नंबर ऑफ अडल्ट कितने गए, वाई, तो वाई अडल्ट के लिए कितना दिया होगा, 250 इंटू वाई, तो 250 वाई। टोटल मिला के ये तो अमाउंट है ना, पैसा निकल रहा है ना, एक बच्चे के लिए 150 दिया तो एक्स बच्चे के लिए इतना पैसा, वाई बच्चे के वाई अडल्ट के लिए इतना पैसा, तो टोटल मिला के कितना पैसा, 55,000। तो देखो ये मिल गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। या इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 50 को कॉमन निकाल के हटा दो, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस यहाँ से 50 यदि कॉमन निकाला तो 5y इज इक्वल टू 55,000 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये 0 से 0 गया, और 5 से यदि कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1100। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। एल्जेब्रिकली हमने सिचुएशन को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों को आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। अब हमें हाउ मेनी चिल्ड्रन निकालना है, और देखो सेकंड वाले में, उसी सेकंड वाले के बी पार्ट में हाउ मेनी अडल्ट्स निकालना है। मतलब एक ऊपर वाली कंडीशन में हमें एक्स निकालना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्योंकि हमारे एक्स है, ऊपर वाली कंडीशन में हमें एक्स निकालना है, और नीचे वाले में हमें वाई निकालना है। तो या फिर आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के क्या कर सकते हो, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। एक्स ऊपर वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाले की तरफ चल रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, एंड उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन यदि अपोजिट होता है तो हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा देखो, 3x, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक, तो 3x प्लस 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 300 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 900। ठीक, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था बस। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ से हमारा
नेक्स्ट वाला इक्वेशन इसके ठीक नीचे एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सारे प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये गया काम से 3x से 3x गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ रहा है, देखो 5 इज अ बिगर डिजिट, उसके आगे माइनस है, यहाँ -2y आएगा, इज इक्वल टू सिमिलरली यहाँ पे भी 1100 माइनस में ही आएगा, 1100 बिगर डिजिट है, 200 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिला -2y इज इक्वल टू -200, तो y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100 आ गया है ना, 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 100 होगा। तो y की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 300 है, इजी वाला ले लिया मैंने, x प्लस y की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 200। तो देखो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू जो हमने निकाली वो फर्स्ट वाली क्वेश्चन का आंसर हो गया, ए पार्ट का आंसर है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज 200, ऐसे लिखेंगे। देन हाउ मेनी अडल्ट्स विजिटेड, बी पार्ट का, तो हाउ मेनी अडल्ट्स विजिटेड, 100 अडल्ट्स विजिटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले की तरफ चले, क्या दिया है, how much amount will be collected if 250 children and 100 adult visited the amusement park? बहुत इजी है, ये बोल रहा है कितना अमाउंट कलेक्ट होगा यदि 250 बच्चे आ गए और 100 अडल्ट यदि आ गए। तो सिंपल है भाई, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्पेस बनाते हैं क्योंकि लिखने के लिए जगह तो चाहिए हमें। आ, ये सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ नेक्स्ट वाले में सिंपल है, एक बच्चे के लिए 250 रुपीज दे रहा था, सॉरी एक चिल्ड्रन के लिए 150 रुपीज था, सॉरी, तो 250 के लिए टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, 250 इंटू 150, ठीक, टोटल अमाउंट निकालने को बोल रहा है ना उस पर्टिकुलर डे, प्लस कितने अडल्ट है, 100 अडल्ट है, 100 अडल्ट में हर एक अडल्ट ने कितना दिया, 250 दिया, तो 250 250, तो टोटल अमाउंट कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा। 25 इंटू 15 कितना होता है, ये होता है, करके देखना पड़ेगा, 25 इंटू 15, 25 टू कैरी 10 125, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ये आ रहा है हमारा 5 7 375, 375 और डबल जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ठीक, प्लस करना है हमारा कितना, यहाँ पे 25,000 आ जाएगा, है ना, 25 इंटू 1, 25 हो गया और 3 जीरो लगा दिया मैंने पीछे, तो टोटल कितना हो गया, ये हमारा हो गया 500, तो पीछे है वो लिख दिया, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी 625, इतना अमाउंट, यदि 250 चिल्ड्रन है और 150 अडल्ट है तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा उनको, 62,500 देना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने जैसे बोला कि क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, इजीली आपको बन जाएगा ना, फटाफट एलिमिनेशन मेथड लगा दिया तो हमें एक्स और वाई दोनों मिल गया, वैसे तो मैंने यहाँ पे दोनों करके बताया, आपको एक ही करना है तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, राइट। तो चलो, इसी के साथ बच्चों आज का ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखा होगा, मजा आया होगा आपको इस वीडियो में, यदि हाँ तो लाइक तो जरूर करना। ओके, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो बच्चों, जिससे कि ये वीडियोस और ज्यादा लोगों तक जा पाए, ठीक। तो चलो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना, देन हम ग्रेजुअली दूसरे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस भी करेंगे, और लास्ट में सैंपल पेपर, बिफोर प्री बोर्ड्स हम सैंपल पेपर्स भी करने वाले हैं कुछ, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।